वेलकम टू एमएस लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16, एक बार क्विकली क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स AB 56, BC 45। तो पैरेलली अगर हम डायग्राम भी बनाते रहें तो एक रेक्टेंगल की बात की गई है। ABCD, AB का वैल्यू आपको गिवन है 56 एंड दिस वैल्यू इज 45। तो नेचुरली ये 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 56। आगे क्या लिखा हुआ है सवाल में, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, मिड पॉइंट। तो दिस वैल्यू इज 28 एंड दिस इज आल्सो 28। फर्दर द क्वेश्चन सेज you have to find out the radius of the in circle of triangle ADE। ट्रायंगल ADE का जो इन सर्कल है उसका आपको पता लगाना है क्या, रेडियस। तो आप नोटिस करो तो पहले तो हम कह सकते हैं कि भाई रेडियस जो होगा उसको निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जो किसी भी ट्रायंगल के लिए करेक्ट होता है। तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। अब ये पर्टिकुलर ट्रायंगल जो है ये एक राइट ट्रायंगल है। तो अगर ये एक राइट ट्रायंगल है तो इसका हम हाइपोटेनस AE भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। AE की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, अंडर रूट 45 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AE की वैल्यू आ रही है 45 स्क्वायर इज नथिंग बट 2025 and 28 square is nothing but 784. Adding these two will give you what? 2809। अब अगर ये 2809 मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 53। So this value would be 53। Now अब अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हो तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया एक राइट ट्रायंगल का होता है 1/2, बेस इज 28, हाइट इज 45 एंड दिस शुड बी इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए सिंपली क्या करना है, तीनों साइड्स को आपको ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो अब अगर आप नोटिस करो तो ये वैल्यू इधर आपको मिलती है 14 इंटू 45 इज इक्वल टू R इंटू, if you add these three you get what, 50 plus 20 70 plus 40 110 and 8 plus 5 plus 3 is 16, so 126 divided by 2 which will give you 63। तो वैल्यू ऑफ R यहाँ से क्या मिल जाता है, 14 इंटू 45 बाई 63। सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 9 5 R is 10। तो इफ यू नो दिस रिलेशन तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल हुआ। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। There are 4 numbers such that average of first 2 number is 1 more than the first number. Average of first 3 number is 2 more than the average of first 2 numbers. And average of the first 4 numbers is 3 more than the average of first 3 numbers. तो देखो यहाँ पे अगर हम जो 4 नंबर्स की बात हो रही है उनको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, A, B, C and D। अब पहली बात क्या बताई गई कि पहले 2 नंबर्स का जो एवरेज है it is 1 more than the first number. Average of first 3 numbers is 2 more than the average of first 2 numbers। तो पहले 2 नंबर का एवरेज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, A plus 3। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स आपको बताया गया कि ये वैल्यू आपको 3 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स मिलता है, तो ये वैल्यू आपको A plus 6 मिलेगी। इनको अगर हम 1 by 1 सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पहली चीज आपको क्या मिलती है, A plus B is equal to twice of A plus 2। इसको when we solve you get A plus B plus C is equal to
थ्राइस ऑफ ए प्लस 9. इसको व्हेन यू सॉल्व यू गेट a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस 24. तो पहला नंबर तो a है. अब यहां से आप सभी को a के फॉर्म में निकाल सकते हो. अगर देखो तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2. यहां से अगर हम देखें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? कैसे मिल जाएगी? a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a प्लस 2 है, दोनों को ऐड किया तो 2a प्लस 2 मिला. अब उससे ये कितना ज्यादा है तो हम कह सकते हैं ये a प्लस 7 है. अब यहां से अगर हम देखें तो हमें d की वैल्यू मिल जाती है. d की वैल्यू वैसे भी देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो डिफरेंस से भी आपको बहुत आसानी से वैल्यूज दिखेंगी. इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो a प्लस 2 मिल गया, है ना? अब डिफरेंस लोगे तो देखो d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी a प्लस 15. तो सबसे बड़ा तो d ही है और सबसे छोटा क्या है? a है. इस सवाल में आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स. तो आपसे वैल्यू पूछी गई d माइनस a की. तो ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी 15. तो ये एक बहुत ही आसान सवाल था एवरेज टॉपिक से. अगले सवाल पे आते हैं. Two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road. Anil goes from A to B while Sunil goes from B to A starting at the same time. They cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, the speed of Anil in kilometer per hour is. तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, दिस इज वन कॉन्सेप्ट विच ईच एंड एवरी कैट एस्पायरेंट जनरली गोज थ्रू अगर वो कैट के लिए तैयारी कर रहा है तो. और ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है. इस पे सवाल बहुत बार प्रायर में कैट एंड अदर एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं. तो पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को या शॉर्टकट को आपको समझा देता हूं. अगर आप ये शॉर्टकट या कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे. दिस वुड बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. तो टीएचडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ए एंड बी दो लोग हैं, स्टार्ट साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर एंड मीट आफ्टर टाइम टी. नाउ ए टेक्स A time and B takes B time more to reach their respective destinations. तो ऐसे केस में जो t की वैल्यू होती है वो अंडर रूट a इंटू बी के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं टी स्क्वायर की वैल्यू a इंटू बी के बराबर होगी. तो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लो. अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक तो ये मिलेंगे और मिलने के बाद एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा. तो अगर मिलने के बाद का टाइम ए और बी है, मिलने के बाद का टाइम ए और बी है, तो मिलने के पहले का जो टाइम है ना जब ये मिले थे वो अंडर रूट ए बी के हमेशा बराबर आएगा. इसको आप प्रूव भी कर सकते हो बट आइडियली ये एक शॉर्टकट है जो पता होना चाहिए. तो अब इस सवाल में देखें तो अनिल और सुनील नाम के दो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ चलते हैं और मिलते कितनी देर के बाद है? 1 आवर 30 मिनट्स के बाद मिलते हैं. तो इस सवाल में अगर हम देखें तो इस सवाल में टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है कितनी? 3/2. अब लिखा है मिलने के बाद क्या होता है? मिलने के बाद अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट्स आफ्टर सुनील रीचेस ए. तो अब अनिल और सुनील को जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है. तो अनिल को भी टाइम लग रहा है, सुनील को भी टाइम लग रहा है. अगर हम मान लेते हैं कि सुनील को x टाइम लग रहा है
तो जो अनिल को यहाँ पे टाइम लग रहा है वो x से ज्यादा है। कितना ज्यादा है दिया हुआ है 1 आवर 15 मिनट। तो आवर्स में हम लिख सकते हैं 1, 15 मिनट्स को 1/4। तो बेसिकली ये टाइम हो गया x प्लस 5/4। अब अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू इसमें से a है, दूसरी वैल्यू b है। तो अगर हम x इंटू एक्स प्लस 5/4 लिखते हैं तो ये वैल्यू हमें t स्क्वायर यानी कि 3/2 के स्क्वायर के बराबर मिलनी चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये 4x स्क्वायर होगा, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो आसानी से, क्योंकि 9 और 4 का डिफरेंस भी 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 9, ऐसे 0 लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले दो में अगर आप x कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है 4x प्लस 9 और दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा, x माइनस 1। तो आपको x की वैल्यू आती है 1 और दूसरी वैल्यू x की आती है माइनस का 9/4। तो अब अगर आप नोटिस करो तो माइनस का 9/4 तो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम x को क्या लेकर के चलेंगे, 1 लेकर के चलेंगे। अब हम सवाल पे वापस आते हैं। तो आपसे इस सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर। ए और बी के बीच की दूरी क्या थी, 45 किलोमीटर थी। तो अनिल हो या सुनील, दोनों को टोटल डिस्टेंस चलनी है 45 किलोमीटर। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि स्पीड क्या आ रही है, स्पीड ऑफ अनिल, तो अनिल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, अनिल ने डिस्टेंस कवर करी 45 किलोमीटर। जब दोनों चले थे तो टी टाइम के बाद मिले थे, तो टी टाइम में तो टोटल 45 हुआ नहीं, तो पहले वो टी टाइम लिख लेते हैं। वो टी क्या था, 1.5 आवर्स था। उसके बाद x का वैल्यू 1 है और अनिल को जो समय लग रहा है वो सुनील से ऑब्वियसली ज्यादा है। कितना, 1 आवर 15 मिनट। तो वो भी आप जोड़ोगे तो अगर आप देखो तो ये लिखा भी था हमने, x प्लस 5/4 है, तो 5/4 इसमें और ऐड कर दोगे। इसको सॉल्व करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आपको मिलती है, 45 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। तो ये वैल्यू आपको मिलती है फाइनली कितनी, 12। तो अनिल की स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो जिन लोगों ने टीएसडी का ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए दिस वुड बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाला सवाल। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप इस शॉर्टकट को नहीं लगाते हो तो और भी ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद आप इस सवाल के आंसर पे पहुंचेंगे। अगला सवाल देखते हैं। A fruit seller has a total of 187 fruits consisting of apples, mangoes and oranges. तो देखो एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं और ऑरेंजेस हैं। अब आगे लिखा हुआ द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2। तो 5 और 2 का रेशियो है। इन्होंने 75 सेल कर दिया और मैंगो सेल कर दिए कितने, 26। और ऑरेंज कितने सेल कर दिए, हाफ। जो भी था यहाँ पे वैल्यू उसका हाफ। अगर ये x था तो x/2, अगर ये k था तो k/2, है ना, ये सेल कर दिया। अब यहाँ पे बताया गया कि इसके बाद जो रेशियो हो जाता है, ये रेशियो है, पहले ये रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्पल और ऑरेंजेस का रेशियो। द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स 26 मैंगोज half of the oranges, the ratio of number of unsold apples and oranges becomes 3:2। तो ये 3 है और ये 2 है। तो अब देखो यहां भी रेशियो की बात की गई है। तो रेशियो में जब कोई चीज गिवन होती है, 5:2 दिया है, तो या तो हम इसको 5x 7x एज्यूम कर सकते हैं। 3:2 गिवन है तो वी कैन एज्यूम 3x 2x, ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं।
तो किसी भी एक तरफ से हम एजम्पशन के साथ इस सिचुएशन को लेकर के शुरू कर सकते हैं सवाल। तो अब देखो एप्पल, मैंगोज, ऑरेंजेस में अगर हम मान लें कि ये जो वैल्यू है जो रिमेनिंग बच रही थी दिस इज 3x, तो ऑरेंजेस का बचा हुआ काउंट क्या होगा? 2x होगा। अब आपको पता है कि आपने 75 लेस किए थे, उसके बाद 3x आया है, तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? 3x प्लस 75, है ना। यहां पे 2x है तो आपको पता है आपने हाफ सेल कर दिए थे, हाफ बचे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी? इसकी डबल 4x होगी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब आपको ये भी दिया गया है शुरू में कि शुरू में जो एप्पल प्लस मैंगो प्लस ऑरेंजेस का काउंट है ये 187 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 187 हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो मैंगोस की आने वाली है कितनी आएगी? ये 187 में से इन सबको लेस करके आप निकाल सकते हो, तो वी कैन से कि भाई दिस वैल्यू वुड बी 187 माइनस 4x और माइनस 3x एंड माइनस 75, ये वैल्यू आपको आएगी। आपने कितने मैंगो सेल किए थे ये भी सवाल में दिया गया है 26। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत में भी रेशियो दिया हुआ था, तो वी कैन से 3x प्लस 75 डिवाइडेड बाई 187 माइनस 7x माइनस 75 इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 187 इंटू 5 माइनस 75 इंटू 5 और माइनस का 35x। 35 को इधर ले आते हैं तो 41x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनली ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 187 इंटू 5 और माइनस में हो जाएगा 75 इंटू 7। ये 75 इंटू 5 है और ये 75 इंटू 2 है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे करनी पड़ेगी इस सवाल में, है ना। तो देखो x का वैल्यू क्या आता है, तो 187 इंटू 5 कितना होगा? 75 इंटू 7 कितना होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 500 एंड 400 900 एंड 7 इंटू 5 35 935 माइनस 75 इंटू 7 कितना होगा? 525। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 410। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब अगर x का वैल्यू 10 आ गया तो अब इस सवाल को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 10 है तो आप नोटिस करो कि भाई ये वैल्यू क्या होगा? आपसे सवाल में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, तो 3x का मतलब अब एप्पल कितने बचे हुए हैं? एप्पल बचे हुए हैं 30। ऑरेंजेस कितने बचे हुए हैं? 2x। 2x का मतलब क्या होगा? 20। और मैंगो कितने बचे हुए हैं ये आप x का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो अगर हम x का वैल्यू 10 रखते हैं तो मैंगो का काउंट हो जाएगा 187 माइनस 4x का मतलब है 40 माइनस 3x का मतलब है 30 माइनस 75 और 26 आपने सेल भी कर दिए। तो ये वैल्यू आपको फाइनली क्या मिलने वाली, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 75 प्लस 30 इज 105, 105 प्लस 40 इज 145 एंड 145 प्लस 26 इज 161। तो देखो 75 30 105 145 145 में आप 20 ऐड करेंगे तो 165 प्लस 7 165 प्लस 6 171 मिलेगा आपको। तो 171 मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू आपको बचती है 16। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? 30 प्लस 20 प्लस 16, यानी कि योर आंसर शुड बी 66। तो एवरेज का सवाल था बट थोड़ा कैलकुलेशन है ना। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है इसमें, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, उसको आप एकदम रिड्यूस या बहुत कम नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं। एक्स वाई जी बी द रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग। अब दो आपको अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं।
तो जरा इनको हम लोग नोटिस करते हैं क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए के बराबर है। साथ में एक और रिजल्ट है जिसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ रहा है, 3 प्लस ए के बराबर है। तो कहीं ना कहीं देखो ए दोनों तरफ आ रहा है और सवाल में आपको वैल्यू भी ए की ही निकालनी है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि भाई दोनों को हम कहीं ना कहीं किसी एक में लाने की कोशिश करें, है ना। तो मान लो सेकेंड वाली इक्वेशन को हम देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं। अब एक तरफ 3 प्लस ए लिखा हुआ है, तो 3 प्लस ए का मतलब हो गया 3 प्लस, जस्ट 1 सेकेंड, 3 प्लस ए का मतलब हो गया 3 प्लस, अब ए की जगह हम पहले वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यही इक्वेशन दी गई है। अब इसको किसी एक तरफ ला करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4y स्क्वायर प्लस 4y, 4z स्क्वायर प्लस 4z, और साथ में ये 3 भी चल रहा है, इज इक्वल टू 0। ये जो 3 था, अब नोटिस करो तो ये जो वैल्यू है एक 1 को इधर ले आते हैं। अगली जो वैल्यू है इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। उससे नेक्स्ट जो वैल्यू इसको क्या लिख सकते हो, 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 लिख सकते हैं। नाउ इफ यू नोटिस दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1। अगला वैल्यू क्या है, 2y प्लस 1 का स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2z प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दो कि कोई जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, 0। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही वैल्यूज मिनिमम 0 हो सकती हैं। तो अगर इनका सम 0 है तो क्या इसमें से कोई भी 0 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 0, एट द सेम टाइम दिस वैल्यू वुड आल्सो बी इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू वुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं x का वैल्यू 1/2 आएगा, y हमें मिलेगा -1/2 और z हमें मिलेगा -1/2। अब हमें a का वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं a इज 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर शुड बी 3। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना जानते हैं, ऐसे सवाल किए हैं, तो आपको ये, आप इसमें काफी कंफर्टेबल हो गए। अगला सवाल देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। In the xy plane, the area in square units of the region defined by the inequalities y is greater than or equal to x plus 4 and minus 4 less than or equal to x square plus y square plus 4 times x minus y less than or equal to 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन तो मैं इसको नहीं बोलूंगा बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। दूसरा इसमें ठीक ठाक काम आपको करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस सवाल को। तो पहले ये जो इनइक्वेशन है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4, तो ये बेसिकली देखो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स। अब अगर आपको थोड़ा ग्राफ का आइडिया है तो लीनियर जब कुछ लिखा होता है y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, तो ये सब का जो ग्राफ है वो एक लाइन बन रही होती है। और यहाँ ग्रेटर देन का मतलब हो जाता है कि लाइन के ऊपर का एरिया आप ले रहे हैं, लेस देन का मतलब हो जाता है लाइन के नीचे का एरिया ले रहे हैं, है ना। तो ग्राफ का अगर थोड़ा सा आइडिया आपको है तो ये सवाल आपके लिए काफी आसान होंगे। तो अब ये जो पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले वो लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी जो कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के बराबर है।
फिर हम देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है। इस लाइन के ऊपर नेचुरली y माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 मिलेगा और नीचे y माइनस एक्स लेस देन 4 मिलेगा। हम इसको चेक कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y 4 हो जाएगा, 2 पॉइंट्स भी मिल गए तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0 x क्या होगा, -4 होगा। अब अगर हम बोले कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो आपको देखो 1 2 3 4, एक पॉइंट तो 0,4 चाहिए था तो वो यहां पर मिलेगा, और एक पॉइंट आपको चाहिए 1 2 3 4 -4,0 तो वो यहां पर मिलेगा। इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इस लाइन के अगर हम ऊपर जा रहे हैं, मान लो हम इसी पॉइंट पे और ऊपर चले जाते हैं, अभी 4 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -4 पे वैल्यू 0 मिल रही है ना। या इधर चेक कर लेते हैं, चलो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लेते हैं, ये वाला। तो जब x 0 है तो y 4 मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है। अब इस लाइन के अगर हम इसी पॉइंट पे ऊपर चले जाएंगे तो x तो 0 रहेगा बट y 4 से ज्यादा मिलेगा, तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा। तो नेचुरली हमें इस लाइन के ऊपर का एरिया चाहिए इस सवाल में, क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर के एरिया की बात हो रही है, इन सब एरिया की बात हो रही है ना। अब अगली जो इनइक्वलिटी है वो आपको क्या रिजल्ट देती है उसको देखते हैं। तो अगली इनइक्वलिटी कहती है -4 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको भी देखो आप सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिख रहा है तो वी कैन राइट कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो इसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा 4x भी आएगा बट प्लस 4 भी आएगा, तो -4 भी करना पड़ेगा उसको कैंसिल करने के लिए। अब अगर हम y स्क्वायर और -4y को ध्यान से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लिख देते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बट y माइनस 2 के होल स्क्वायर में यू गेट y स्क्वायर -4y, लेकिन +4 भी मिलता है, तो एक और -4 लिखोगे लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी अब अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में दो इनइक्वालिटीज हैं। एक बार इसके साथ सॉल्व करते हैं, इसके साथ सॉल्व करोगे तो आप देखो ये -4 मिलकर के माइनस का 8 बना रहा है। अब -8 को आप किसी भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +8 बन जाता है। तो एक तो आपको रिजल्ट मिलता है x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, -4 में 8 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। और दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 8। अब अगर आपको थोड़ा आइडिया है सर्कल का तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे a और b सेंटर है, ए बी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, और r को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी इस पहली वाली इक्वेशन को तो जरा देखो सेंटर क्या आएगा, सेंटर क्या आएगा बताइए। तो सेंटर वुड बी -2 एंड रेडियस वुड बी 2। दूसरे सर्कल की अगर हम बात करें, इस वाले सर्कल की, तो इसका भी सेंटर सेम आएगा -2 बट रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 2√2। तो बेसिकली आपको एक सेंटर से दो सर्कल खींचने हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, जिनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें तो 2,2 जो पॉइंट है वो यहां पर आएगा, देखो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2। तो 2 रेडियस वाला सर्कल तो कुछ इस तरह से चला जाएगा इस पॉइंट पे इसको टच करते हुए, है ना। अब दूसरा सर्कल का रेडियस 2√2 है, तो अब देखो अगर ये 2 है तो ये ऊपर ये भी वैल्यू 2 मिलने वाली है, तो ये जो आपको पूरी दूरी मिल रही है क्या होगी, इधर 2√2।
या इधर देखें तो यहां तक आने पर 2√2 होगा, तो दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से होता हुआ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो लाइन थी इसके ऊपर का एरिया आपको चाहिए, एक सर्कल के बाहर का एरिया आपको चाहिए, जो 2 रेडियस वाला है इसके बाहर का चाहिए, ये जो 8 लिखा है मतलब 2√2 जिसकी रेडियस है उसके अंदर का चाहिए। तो हम बेसिकली इस एरिया की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पे शेडेड पोर्शन से अब शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सर्कल के एरिया का एग्जैक्टली हाफ है। तो अगर एग्जैक्टली हाफ है तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर शुड बी 1/2 पाई 2√2 स्क्वायर, ये एक का रेडियस है, और -2 स्क्वायर जो दूसरे का रेडियस है। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ पाई। ये होगा 8, 8 - 4 से आपको क्या मिलेगा, 4π/2 विच इज 2 पाई। सो दिस वाज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसको मैं बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, यू शुड हैव आइडिया अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। तो एग्जाम के दौरान टेस्टिंग मोड में इस सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, इट डिपेंड्स। एंड कैट 24 स्लॉट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लास्ट सवाल पे अब हम लोग आ गए हैं। तो देखते हैं सवाल क्या है। कंसीडर 2 सेट्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड बी इज इक्वल टू 1, 8, 27। तो देखो दो सेट्स हैं, पहले में कितने एलिमेंट हैं 6 और दूसरे में कितने 3। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है, एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर मिलने वाली है। Thus that for every element in B there is at least one element A in A such that f of A is equal to B. Then total number of such functions f is. तो अब देखो इस सवाल को अगर आप देखो तो फंक्शंस का ये सवाल एक्चुअल में है भी नहीं, है ना। ये सवाल जो कहना चाह रहा है इसको समझने में काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है, नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन। पर इसका मतलब समझो क्या है कि f ऑफ a इज इक्वल टू बी है, मतलब f के अंदर अगर आप सेट a में से कोई वैल्यू डालोगे तो b में के अंदर से कोई आंसर आपको मिलेगा, मतलब 1, 8, 27 में से कोई आंसर आएगा। f2 इज 1 हो सकता है, f2 8 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ये आपको बोला गया है। लेकिन साथ में एक बात लिखी है, फॉर एवरी एलिमेंट इन b देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन a। मतलब b में जो तीन चीजें हैं 1, 8, 27, अगर हम ऐसे इसको देखें, अब इसको ऐसे समझो कि अगर हम मान लें ये हमारे पास 6 चीजें हैं ए में, जो सेट ए है हमारा, इसमें 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो सेट बी है ना ये 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन बी, मतलब बी में जो 3 डब्बे हैं उसमें से हर एक डब्बे के लिए ए में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ये तो लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इन ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब अब ये सवाल कुछ ना कुछ पीएनसी जैसा सवाल है, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में हमें डालना है, और एक भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। तो बी के तीनों बॉक्सेस के लिए आप ए में से कम एक तो निकाल करके लाएंगे। तो हम कह सकते हैं नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का सवाल हो गया। अब अगर आप देखो 6 चीजें हैं डिस्टिंक्ट, उनको 3 डब्बों में आप रख रहे हो, कितने तरीके आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि डब्बे भी डिफरेंट है, तो कौन से बॉक्स में रख रहे हैं ये भी मैटर करेगा, कौन से ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ये भी मैटर करेगा। तो मान लो आपने एक तरीका ढूंढा 1, 1, 4 3 में डिवाइड करने का 6 को, एक तरीका आपने ढूंढा 1, 2, 3, और क्या हो सकता है कि हम सब में 2, 2, 2 रख रहे हो। इसके बाद कुछ भी करोगे तो यही रिपीट होगा, है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि 6 में से कौन सी एक चीज आपने सेलेक्ट करी, फिर जो 5 बच गए उसमें से कौन सी एक चीज आपने सेलेक्ट करी, 5C
1, और फिर जो 4 बच गए वो तीसरे में जाएंगे। लेकिन अब अगर आप देखो तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी मैटर करेगा कि भाई कौन से वाले डब्बे में एक एक बॉल्स हैं, एक एक ऑब्जेक्ट है, कौन से वाले में 4 है। तो अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा क्योंकि 2 बॉक्स आइडेंटिकल है, 2 बॉक्स में नंबर ऑफ चीजें क्या है, एक एक है। तो मान लो हम किसी एक डब्बे में एक काले रंग की बॉल रखते हैं और दूसरे वाले में लाल रंग की रखते हैं, फिर हम इसको इंटरचेंज कर दें कि नहीं इधर लाल उधर काली, तो इससे आपको अरेंजमेंट जो मिलेंगे वो 114 114 ही रहेंगे। अब जैसे 114 को लाइन में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 141 114 411, है ना। अगली चीज देखिए क्या होगी, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है तो वी कैन से 6C1, फिर 5 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट और जो 3 बच गए वो तीसरे में चले जाएंगे। अब 1 2 3 तीनों में डिफरेंट है तो अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा देखो, 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2। अब इंटू 3 फैक्टोरियल होता है लेकिन अब ये तीनों का साइज तो सेम ही है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दोगे। तो अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये पहली वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू 5 30, ये 1 होगा, और 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना हो जाता है 90। इस सेकेंड वाली वैल्यू क्या आ रही है, 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 इज 60, ये 1 है, एंड 60 इंटू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 10 आपको पहले ही आपको 6 इंटू 10 60 मिल चुका है, 60 इंटू 6 करोगे तो क्या मिलेगा, 360 मिल जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू देखो क्या आती है, 6C2 की वैल्यू होती है 15, 15 इंटू 6 हो गया 90, 90 इंटू 190 इंटू 190, तो ये आपको मिलता है 90। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 540। So 540 is the answer. So this was the last question of CAT 2024 slot 1. आने वाले वीडियोस में हम लोग CAT 24 slot 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।